हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। हम लोग केमिस्ट्री का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे जो सीबीएसई ने रिलीज किया था। तो उसमें हमारा सेक्शन ए बी सी डी सॉल्व हो गए थे। अब सेक्शन ई हमें सॉल्व करना है जो कि काफी बेसिक वेटेज वाला जो है पार्ट होता है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के होते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, उनसे आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स जो है वहां पे क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, हैंडल करना है क्वेश्चन को, वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाई डज क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाई डज द सेल वोल्टेज ऑफ मर्करी सेल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, तो इधर ही आते हैं, लाइफ टाइम नीचे आ जाएगा कि why does the cell voltage of mercury cell remain constant during its lifetime। ठीक है, तो जो आपका मर्करी सेल होता है, कभी देखा है आपने, देखा ही होगा अपने घरों में कि जो पहले से हम लोगों के बाबा होते थे तो अपने कलाई पे घड़ी बांधते थे, निवृत्त जो होती थी उनमें एक बटन की तरीके का जो है सेल होता था। उनमें क्या होता था, मर्करी सेल होता था। उसमें क्या होता था कि कोई भी आयन हमारा इन्वॉल्व नहीं होता था, यानी कि जो भी हमारा आयन का इन्वॉल्वेशन है, ठीक है, वो नहीं होता था, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता था उसकी। जब आयन का इन्वॉल्वेशन नहीं हो रहा है तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा लाइफ टाइम में, इसीलिए वो सेल जो है लगातार लाइफ टाइम जो है चलते रहते थे। तो इसका जो अगर हम लोग आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या लिख सकते हैं, ऐसे आंसर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का, डज नॉट involve any ion in solution। सॉल्यूशन में कोई भी आयन हमारा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन में कोई भी हमारा आयन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, लाइफ टाइम जो है वो बैटरी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट the reaction occurring at anode and cathode of the product of electrolysis of aqueous KCl। aqueous KCl का हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है और एनोड और कैथोड पे रिएक्शन जो है वो लिख के बतानी है। सबसे सिंपल सी बात है कि हर एक स्टेप के जो है इसमें मार्क्स हैं, यहाँ पे हर एक स्टेप के जो है मार्क्स हैं। तो सबसे पहले जो है क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक्वस जो है केसीएल दिया हुआ है। एक्वस केसीएल का मतलब क्या है कि केसीएल को वाटर में डिसॉल्व किया, ये जो है आयन में टूट गया। जैसे ही आयन में टूटेगा तो बनाएगा के पॉजिटिव प्लस सीएल नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं कि एनोड और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी। एनोड और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, तो अगर कैथोड की बात करें तो वाटर में डिसॉल्व किया है, तो कैथोड पे क्या हो जाएगा हमारा वाटर। वाटर में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऐड किया यहां से हाफ S2, ठीक है, और हाफ S2 बोल सकते हैं, या फिर अगर सिंगल मोल हमने लिया हुआ है, 2 मोल वाटर ले लेंगे तो S2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ S2 प्लस OH माइनस आयन जो है वो यहां से निकल गया। जैसे ही OH माइनस आयन निकल गया तो कैथोड की रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। फिर बात करते हैं एनोड पे। अभी जो Cl माइनस हमारा निकला हुआ है एनोड पे, ठीक है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा Cl2 में चेंज हो जाएगा, यानी कि Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके हाफ Cl2 में चेंज हो जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ठीक है, तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन हमने लिख ली है। ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करें तो नेट से रिएक्शन क्या हो जाएगी, इन सबको जो है जोड़ देना। जैसे ही हम लोग इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl माइनस है, Cl माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, KCl प्लस वाटर, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया और इससे बना हाफ S2 प्लस हाफ Cl2 और यहाँ पे प्लस OH माइनस। ठीक है, तो ये हमारी जो है कंप्लीट रिएक्शन हो गई। प्लस साथ साथ में यहाँ पे के पॉजिटिव भी है तो उसको भी ऐड कर लेंगे कि प्लस के पॉजिटिव। ये हमारी जो है नेट सेल रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई है इस रिएक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसकी तरफ आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ।
आप लोग इसको शॉर्ट ले लीजिए और अच्छे से इसको जो है सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज द पीएच ऑफ HCl। HCl का हमें पीएच निकालना है व्हेन द हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड शोज पोटेंशियल ऑफ -0.59 वोल्ट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहा है यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए यहाँ पे वैल्यूज क्या दी है। सबसे पहले तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसकी वैल्यूज लिखनी है। क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल दिया हुआ है, ये पोटेंशियल दिया हुआ है -0.59 वोल्ट। ठीक है, ये पोटेंशियल मिल गया आपको 0.5 वोल्ट। अभी इलेक्ट्रोड के रिएक्शन क्या होगी, उस रिएक्शन को जो लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होगी, थोड़ा सा इरेज करके साफ साफ से लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इलेक्ट्रोड जो होगा, गैस इलेक्ट्रोड होगा, तो यहां से क्या होगा कि H प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाफ H2 में। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जैसे ही इसमें जो है अभी 1/2 H2 में जैसे ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो हाइड्रोजन में चेंज हो गया। अभी हमें करना क्या है, सिंपल सा पीएच निकालने के लिए, निकालना क्या है उसको भी लिख लेते हैं। निकालना क्या है हमें, पीएच निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें, पीएच निकालना है। इस रिएक्शन में पीएच निकालना है। कैसे निकालें, सबसे पहले तो नस्ट इक्वेशन को लिख देते हैं। नस्ट इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले उसको लिखते हैं। नस्ट इक्वेशन जो होती है वो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल माइनस, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही नस्ट इक्वेशन लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। किस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये जो H प्लस से H2 में कन्वर्ट हुआ होगा, और यहाँ पे भी ई नॉट सेल H प्लस से H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन n लॉग, अभी किससे किस में चेंज हो रहा है, H प्लस से H2 में चेंज हो रहा है। H प्लस से H2 में चेंज हो रहा है तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, H2 की पावर 1/2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, ये सब हमें दिया हुआ है। अभी यहाँ पे जो है सबसे सिंपल सा, जो हमारा ई नॉट सेल है वो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई नॉट सेल की वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, तो यहां से निकल जाएगा ई सेल तो हमारा दिया हुआ है, ई सेल हमारा दिया हुआ है, ई सेल की वैल्यू लिख देते हैं -0.59 -0.59। ठीक है, ई सेल की वैल्यू लिखी हुई है -0.59, और यहाँ पे ये हो गया 0 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हुआ है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये हो गया 0.059 अपॉन 1। और यहाँ पे जो H2 का, H2 जो है इसकी अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन का मतलब हो गया है 1 बार, कितना, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब कितना हो गया है 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पे H2 की वैल्यू जो है 1 बार हो जाएगी, तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन H प्लस। अगर H को हम ऊपर लेके जाएंगे तो H की पावर -1 हो जाएगा, और -1 की वैल्यू जो है वो यहाँ से ऐसे करके इसको लिख सकते हैं -0.059, और ये हो गया माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और ये जो माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है यही होता है pH। क्या हो जाएगा 0 माइनस में 0.059 इंटू pH। pH की डिफिनेशन क्या होती है, pH क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक, ये यही होता है pH हमारा, माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। यहां से जैसे ही pH निकालेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और आ गया 0.059 अपॉन 0.059। ठीक है, यानी कि जो टोटल निकल के आया वो 10 हो गया।
तो आंसर हमारा आ गया है 10, पीएच की वैल्यू आ गई है 10। तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, थोड़ा सा हम साइड में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि किस किस सिस्टम में क्या किया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सब्सटेंस ए इज 5.9 into 10 power 3 Simon per meter. B is 1 into 10 power minus 16 Simon meter. Which of the two is most likely to be copper metal and why? ठीक है, इन दोनों में से बताना है कौन सा हमारा कॉपर मेटल है और किस रीजन की वजह से है। जो ए है, ए का मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ए का मोलर कंडक्टिविटी है 5.9 into 10 पावर 3 साइमन पर मीटर। और जो बी है, बी का दिया हुआ है 1 into 10 पावर माइनस 16, ठीक है, साइमन पर मीटर। इसमें से देखना, ये हमारा जो ए है, ए की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है और मेटल की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा ए है, जो ए है वो ए क्या होगा, कॉपर होगा। ठीक है, ए क्या होगा हमारा, कॉपर होगा। तो किस कारण से कॉपर है, क्योंकि इसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को देखिएगा। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्ब रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 4.8 ग्राम ऑफ Mg फ्रॉम molten MgCl2? How much calcium will be produced if the same amount of electricity was produced from molten CaCl2? और ये इसके जो है एटॉमिक मास जो है दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कितना जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, तो 4.8 ग्राम से। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि एक मोल से कितना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले इसके लिए अगर MgCl2 की बात करेंगे तो MgCl2 में Mg हमारा क्या है, 2 पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव है। इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे कि ये Mg में चेंज हो जाए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे और ये चेंज हो जाएगा हमारा Mg में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैरेड। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, यानी फैरेड क्या होता है, फैराडे नंबर। ठीक है, यानी कि 2 फैरेड जो होंगे वो कितना जनरेट करेंगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 फैरेड जो होंगे वो 1 मोल Mg को जनरेट करेंगे। ठीक है, 2 फैरेड टू फॉर्म 1 मोल Mg। अभी 1 मोल Mg का मतलब क्या हुआ, 1 मोल Mg में कितने ग्राम होंगे, एटॉमिक मास यहां पे दिया हुआ है 24 यूनिट। ठीक है, तो यानी कि 24 ग्राम। ठीक है, 24 ग्राम हमें बताना क्या, 24 ग्राम रिक्वायर्स कितना, कितना 24 ग्राम के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी लग रही है हमारी, 2 फैरेड। 24 ग्राम रिक्वायर्स 2 फैरेड। ठीक है, 2 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी, 2 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी। देन अगर यहाँ पे 4.8 की बात की जाए तो 4.8 ग्राम जो होगा वो कितना रिक्वायर करेगा, तो 4.8 ग्राम अगर रिक्वायर करने की बात आए कि कितना उसमें रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 और डिवाइड कर लेंगे 24 से, तो आ जाएगा ये 4.8 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, कितना निकल जाएगा यहां से 0.4 फैरेड, 0.4 फैरेड। ठीक है, यानी कि हमें जो है 0.4 फैरेड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। 0.4 फैरेड कितने ग्राम के लिए, 4.8 ग्राम के लिए। यहां से अगर कैलकुलेशन कर लें तो 0.4 इंटू फैरेड का वैल्यू रख देंगे, जो फैराडे कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 96500। ठीक है, 96500। इतने से इसको जो है मल्टीप्लाई कर दे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये बन जाएगा कुछ 38 के आसपास, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर कुछ आप लोग जो है कैलकुलेशन कर लीजिएगा फटाफट, कुछ जो है, चलिए हम कैलकुलेटर से फटाफट आप कैलकुलेशन कर देते हैं कि क्या होगा आंसर इसका। 0.4 मल्टीप्लाइड विथ 965 और एक जीरो ले लिया, ये आ गया 8600, यानी 38600 ये इसके बराबर आ गया। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिएगा ये तो इसके लिए मैग्नीशियम किया गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि कैल्शियम के लिए कितना सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज पास, ठीक है, कितना 0.4 इलेक्ट्रिसिटी ही पास करवा रहे हैं तब क्या होगा। कैल्शियम में भी क्या होता है, कैल्शियम जो है वो यहाँ भी कैल्शियम हमारा 2 पॉजिटिव होगा, इसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे और ये कैल्शियम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 2 फैरेड की इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए भी लगेगी, तो 2 फैरेड की इलेक्ट्रिसिटी, अभी कैल्शियम जो है वो उसका एटॉमिक मास कितना है 40 यूनिट्स, ठीक है, यानी कि 2 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स, क्या जनरेट कर रहा है 40 ग्राम कैल्शियम, ठीक है। तो यहां पे 0.4 ग्राम कितना जनरेट करेगा 0.4 फैरेड, सॉरी 0.4 फैरेड जो है कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, जैसे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 0.4 फैरेड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी ये विल प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो इसको जो है एक रेशियो देख लेते हैं कि अगर 2 फैरेड जो है वो 40 ग्राम कर रहा है, तो 0.4 जो है 0.4 ही इसका लगभग लगभग जो है 5 टाइम्स कम है, तो इसका 5 टाइम्स कम कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट, अगर 5 से डिवाइड 5 टाइम्स 5 से डिवाइड ही कर दें इसको 8 ग्राम आ जाएगा, 8 ग्राम कैल्शियम, ठीक है। 2 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है, और 40 ग्राम को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 ग्राम आ जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन को जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। ये रिएक्शन दी हुई है कॉपर और टिन के बीच, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज क्या होगा उसके बारे में। तो स्टैंडर्ड जो गिव्स फ्री एनर्जी होता है डेल्टा जी इक्वल टू, ये क्या होता है माइनस एम एफ और ई सेल। अभी ई सेल क्या होता है, यानी ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो दिया हुआ है, तो ई नॉट सेल, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और क्या क्या हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है व्हाट इज द, ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको ये रिएक्शन जो है दी हुई है, इस रिएक्शन के बेसिस पे हमें वैल्यू जो है वो निकालनी है। व्हाट इज द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, और रिएक्शन में कुछ वैल्यूज इसमें जो है दी नहीं हुई है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में करेक्शन लग रहा है मुझे कि इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज जो है वो नहीं दी हुई है, ठीक है। तो वैल्यूज नहीं दी हुई है, सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि जो वैल्यू है हमारी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हम लिख लेते हैं कि अगर हमारा टीम जो है वो 2 पॉजिटिव से एसएन में अगर कन्वर्ट हो गया
ऐसा लिख लेते हैं कि हमारा Sn जो 2 पॉजिटिव है इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ये Sn में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे ही टिन में चेंज हुआ तो जो इसकी वैल्यू होगी वैल्यू को नोट कर लेना कि लगभग लगभग ये -0.14 वोल्ट, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका होगा। और जो कॉपर है वो Cu2 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये जो है Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो इसके लिए जो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसके लिए जो वैल्यू होगी ये वैल्यू लिख लेते हैं 0.15 वोल्ट। आसपास मैंने वैल्यू जो है लिख दी है। तो अभी ई नॉट से हमें निकालना हो तो ई नॉट से कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अभी कैथोड पे वैल्यू क्या है और एनोड पे वैल्यू क्या है उसको जो है हम लोग लिख लेते हैं। तो कैथोड जो है हमारा इसके लिए जो वैल्यू है 1.155, एनोड के लिए जो वैल्यू है वो है -1.4। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 92 यानी कि 2.9 वोल्ट। अब यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू हमें निकालनी है और इलेक्ट्रॉन हमारे कितने चेंज हो रहे हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वेशन हो रहा है और f की वैल्यू 96500। देन यहाँ से डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालेंगे फटाफट। तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू 96500 और 0.29। ये क्या है, माइनस में वैल्यू आएगी। जब भी इसको फटाफट आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। फिलहाल आप लोगों को एग्जाम में जो है कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो आप लोग तो इसको जो है फटाफट करना पेन से ही अपनी कॉपी पे। ठीक है, अभी हमें क्या है कैलकुलेटर यहाँ पे अवेलेबल है तो हम कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं। तो ये आ गया -5596 9.9 के आसपास। ठीक है, ऑलमोस्ट ना जो है आंसर आ गया। और डेल्टा जी की वैल्यू जो है हमारा वो डेल्टा जी की वैल्यू जो है निगेटिव आई है। और जब भी डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो फटाफट इस क्वेश्चन का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हमने इरेज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 34 नंबर है। तो 34 जो क्वेश्चन है इसको जो है थोड़ा सा ऊपर कर लिया हमने। 34 क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए हाइड्रोकार्बन ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10, यानी कि यहाँ पे जो ये एल्केन है CN और H2N है, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन दिया है कौन सा है, एल्कीन है। ठीक है, ऑन ओजोनोलिसिस, ऑन ओजोनोलिसिस पर, ओजोनोलिसिस किसका होता है, एल्कीन का ही होता है। ओजोनोलिसिस गिव्स टू प्रोडक्ट बी एंड सी। ठीक है, जब भी हमेशा डबल बॉन्ड का ओजोनोलिसिस होता है, ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बोथ ए बी एंड सी गिव येलो प्रेसिपिटेट व्हेन हीटेड विद आयोडीन। ठीक है, in presence of NaOH, while B gives a silver Miller reaction with Tollens reagent। सिंपल सा ऐसे समझ लेना है कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ कौन सिल्वर मिलर टेस्ट देता है। ठीक है, तो जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है और वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है। यहाँ से क्लियर इंडिकेशन हो गया है कि जो हमारा बी पार्ट है वो एल्डिहाइड होगा। ठीक है, बी क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। और दोनों बी एंड सी जो है वो येलो प्रेसिपिटेट बना रहे हैं आयोडीन के साथ और NaOH की प्रेजेंस में जब हीट कर रहे हैं, यानी कि
दोनों क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। ये भी कंफर्म है कि दोनों क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। अब हम यहाँ से ए बी और सी के जो है स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं कि क्या होगा। सपोज कर लिया हमने कि ये एल्कीन है, सी डबल बॉन्ड सी, और एक हमें बी एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड बनाने के लिए एल्कीन के पास, एक एल्कीन के पास हाइड्रोजन के साथ साथ एक CH3 होना चाहिए। और दूसरा सपोज हमने किया कि हमें कीटोन बनाना है, तो ये हमने CH3 कर दिया। जैसे ही ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये ओजोनाइड बनाता है, और ओजोनाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C, यहां से H लगा दिया, O C O O, ठीक है। ये हमारा CH3 एंड CH3, ये हो गया ओजोनाइड, ठीक है। ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो गया। देन क्या करते हैं, जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब भी ओजोनाइलिसिस करवाते हैं तो जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, और जब जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बॉन्ड जो है यहां ऐसे ब्रेक होता है, और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, प्लस इसके साथ साथ में क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसके पास दो CH3 हैं, दोनों CH3 में लगा दिया। इसके पास एक CH3 है, एक H है, तो एक H और एक CH3 लगा दिया। तो ये बन गया हमारा A, ये क्या है हमारा A, ये बन गया हमारा B, और ये बन गया हमारा C, ठीक है। तो दोनों तीनों के आइडेंटिफाई हो गए कि जो A हमारा है वो एल्कीन है, B हमारा जो है एल्डिहाइड है, और C जो है वो कीटोन है, ठीक है। देन दिखाना है कि बी की रिएक्शन करवानी है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, ठीक है। सिंपल सा एल्डिहाइड है। इस रिएक्शन को आप लोग फटाफट जो है नोट कर लेना, ताकि हम जो है नेक्स्ट जो है इस पे जो है टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन जो है दिखा सकते, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको जो है क्लियर करते हैं, ऐसा करते हैं अब साइड में यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पे बना लेते हैं कि टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन होगी तब क्या होगा, ठीक है। तो जो हमारा बी है एल्डिहाइड CH3 CHO, टॉलरेंस रीजन क्या होता है हमारा, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, तो हम लोग लिख देते हैं NH3 का होल टाइज, और यहाँ पे कर दिया हमने पॉजिटिव। जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो है एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO नेगेटिव, प्लस साथ साथ में सिल्वर जो है वो आपकी टेस्ट ट्यूब पे जो है वो चिपक जाता है, टेस्ट ट्यूब पे चिपक जाता है, तो सिल्वर जो है वो मिरर की तरीके से दिखने लगता है, जिसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। प्लस 2 मोल NH3 जो है वो साथ में जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है राइट द इक्वेशन फॉर द आइडोफॉर्म फॉर सी के लिए हमें जो है वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देनी है। आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करवानी होती है, तो बनाता है CHI3, ठीक है। तो वो किसके साथ होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारा जनरेट करवाते हैं। एक मिनट में साढ़े बताऊं आप लोग, इसका जो है फटाफट स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फटाक से स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका जो है। तो ये आप लोगों ने जो है नोट कर लिया होगा, इसको फटाक से इरेज करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो लिखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारी वो क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर सी। सी क्या है हमारा, कीटोन है, कीटोन था CH3CO CH3, इसके साथ आइडोफॉर्म रिएक्शन करवाते हैं। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, I2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NH,
जब I2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कीटोन हमारा जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसका जो ये पार्ट है ये ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और बनाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से ONA जो है वो बन जाता है CO नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव। प्लस इसके साथ में ये जो CH3 ग्रुप है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में, इसको बोलते हैं हाइड्रोफॉर्म, ये कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में। तो ये रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है राइट डाउन इक्वेशन फॉर एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन फॉर बी एंड सी। बी और सी के लिए एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन जो है लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे चार तरीके की रिएक्शन हो सकती हैं। एक तो सेल्फ एल्डिहाइड हो सकते हैं, ठीक है, बी बी के साथ रिएक्ट करे या सी सी के साथ रिएक्ट करे, और दूसरा क्या होता है बी सी के साथ रिएक्ट करे या सी बी के साथ रिएक्ट करे। इस तरीके से चार प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसको भी हम इरेज करते हैं। और नेक्स्ट जो है एल्डिहाइड कंडेंसेशन की तरफ जो है बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जो है दिखाना है क्रॉस एल्डिहाइड। क्रॉस एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग करवा दें कीटोन के साथ, एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दें कीटोन के साथ, ठीक है। जैसे ही एल्डिहाइड की रिएक्शन कीटोन के साथ करवाएंगे 1 on 2, ऐसे समझना कि 1 on 2 रिएक्शन हो रही है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है, और यहाँ से एक H निकलेगा इस CH3, इसको ऐसे कर लेते हैं CH2 और H। ये बॉन्ड जाके इसके साथ डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, ये H जाके उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा CH3 OH देन CH2 CO H। तो एक तो एल्डिहाइड का ये फॉर्म हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हीट करते हैं। जैसे ही हीट करते हैं तो यहाँ से OH और एडजेसेंट कार्बन से H जो है वो निकल जाता है। कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाता है CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो एक तो प्रोडक्ट ये हो गया कि जब एल्डिहाइड की रिएक्शन कीटोन के साथ हुई है तब बन गया ये। दूसरा, अगर 2 on 1 हो जाए, ठीक है, एक तो 1 on 2 हो रहा है, दूसरा 2 on 1 हो जाए, वो कैसे होगी रिएक्शन, उसको भी देख लेते हैं फटाक से, जो है फटाफट उसको भी रिएक्शन को देख लेते हैं। कि पहले हमने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिख दिया CH3 और देन रिएक्शन करवा दी CH2H एंड CHO के साथ। तब क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, यहाँ से H जाके वहां पे बन जाएगा और ये रिएक्शन जो है बन जाएगी CH3 COH CH3 CH2 और ये बन गया CHO। देन हीट करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट वो ये हो जाएगा। यानी फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है डॉल में वो बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये बन गया, ठीक है। इस तरीके से अभी तो एक क्रॉस एल्डिहाइड चल रहा था, अभी सेल्फ एल्डिहाइड की अगर बात करें तो सेल्फ एल्डिहाइड यहाँ पे हीट का जो है, यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे बैरियम हाइड्रोक्साइड ले लिया BaOH का बोल या NaOH ले लिया या फिर KOH ले लिया या फिर कोई एसिड डाल दिया, चाहे एसिड कैटालाइज कराएं या बेस कैटालाइज रिएक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है करवाते हैं कि अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाते कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन हमने करवा दिया CH3 CHO के साथ। जैसे ही कैटालाइज करवाया कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा COH H CH2 एंड CHO। देन हीट करेंगे, जैसे ही हीट किया तो बना लेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो एक तो ये प्रोडक्ट बन गया। दूसरा, फिर अगर कीटोन का कीटोन के साथ रिएक्शन करवा दें, ठीक है, तो इसको भी आप लोग फटाक से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है अगर कीटोन की कीटोन के साथ रिएक्शन करवा दें CH3 CO CH3 प्लस CH3 CO CH3, तब क्या हो जाएगा, ये बनाएगा CH3 CH3 और ये बन गया OH CH2 CO CH3। देन जो है क्या करेंगे, हीट करेंगे। देन हीट करेंगे तो CH3 C CH3
डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो ये आपके 4 तरीके के जो है प्रोडक्ट वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको जो है क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके बारे में समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है। ठीक है, दिया हुआ है ए ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2Cl3O2H is obtained when B react with red phosphorus and Cl2. The organic compound B can be obtained on the hydrolysis of methyl magnesium chloride with dry ice followed by hydrolysis। तो इस क्वेश्चन में क्या हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। जो हमारा सबसे बाद में दिया हुआ है उससे पहले वाले में हमें जाना पड़ेगा। दिया हुआ है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ड्राई आइस के साथ रिएक्शन करता है। ड्राई आइस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 होता है। तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं CO2 के साथ। इसकी रिएक्शन करवाया CO2 के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है? ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शन करवा रहे हैं CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? ट्राइथर की प्रेजेंस में। जब ट्राइथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, Mg पॉजिटिव। यहां से इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से हमारा बॉन्ड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां से बन गया CH3 O MgCl और ये हो गया C डबल बॉन्ड O। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। देन कह रहा है फॉलोड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को फॉलो कर रहा है। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से एक तरफ तो H आ जाएगा और दूसरी तरफ OH आ जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड O OH, यानी कि क्या बन गया है? एसिड बन गया। ठीक है, तो द कंपाउंड बी ऑब्टेन ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ड्राई आइस। तो हमारा जो बी बना है, बी क्या बन गया है? एसिड बन गया है। ठीक है, बी हमारा जो बन गया है वो एसिड बन गया है। और फिर दे रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए। ए जो है ऑब्टेन हो रहा है, कब ऑब्टेन हो रहा है? जब रेड फास्फोरस के Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहा है। यानी कि यहीं पे जो हमारा एसिड है, यानी बी से ए बनाना है तो रेड फास्फोरस और Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, रेड फास्फोरस और Cl2 के साथ जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते क्या है? फॉलोड बाय हाइड्रोजन। सेकंड स्टेप में क्या है? वाटर डाल दिया। ठीक है, तो जब भी करवाते हैं तो ये बनाता है जो आपका यहां से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है लीव कर जाएंगे और हाइड्रोजन की जगह पे आपके क्लोराइड आके ऐड हो जाएंगे। ये बना लेगा प्रोडक्ट C Cl 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 एंड देन COOH। इस रिएक्शन का एक बहुत ही बढ़िया सा नाम है। उस रिएक्शन का नाम है हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, क्या है? इसको शॉर्टकट में बोलते हैं HVZ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लगा के साइड में पूछ लेते हैं। पहले आपसे कुछ दूसरा बनवाया, फिर दूसरे से तीसरा बनवाया, तो हमारा ए जो है वो ये बन गया। ठीक है, तो हमारा ए और बी दोनों आइडेंटिफाई हो गए हैं। फिर लिखा है राइट डाउन द केमिकल फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रॉम बी। तो हमने ए को बी से कैसे फॉर्म किया है वो भी लिख दिया। व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड? रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन। फिर लिखा हुआ है गिव्स एनी वन मेथड बाय व्हिच ऑर्गेनिक कंपाउंड बी कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड। करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड हमें बनाना है, तो सॉरी एसिड क्लोराइड से बी बनाना है। कोई एक मेथड देना है। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड और करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड की बात करें तो CH3 COCl ये एसिड क्लोराइड हो गया। इसका अगर सिर्फ हाइड्रोलिसिस कर दें, अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3
COH में, ठीक है, एसिड में कन्वर्ट हो गया, COH में कन्वर्ट हो गया है। फिर दिया हुआ है which will be the more acidic compound A or B and why, कौन सा ज्यादा जो है एसिडिक होगा। तो ये भी जो हम लोग सिंपल सा लिख लेते हैं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा वो देख लेते हैं। ए या बी, हमारे पास ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो अभी देखना ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, पर डिफरेंस देखना, यहाँ पे एच है, यहाँ पे Cl है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये H जो है एसिड का वो आसानी से लीव कर जाएगा, और जहां पे H आसानी से लीव कर जाता है वो मोर एसिडिक हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू बी। देन फिर दिया हुआ है राइट डाउन द रिएक्शन टू प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम कंपाउंड बी। कंपाउंड बी से मीथेन को बनाना है। कंपाउंड बी हमारा था एसिड, एसिड से हमें बनाना है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। कंपाउंड बी हमारा था एसिड, इससे हमें मीथेन बनाना है, सिंपल सा, यानी कि यहां से अगर CO2 निकल जाए तो मीथेन प्रिपेयर हो जाएगा। CO2 निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी कार्बोक्सिलेट आयन निकालते हैं, ठीक है। CO2 निकालने का मतलब है कार्बोक्सिलेट आयन निकालते हैं, तो इसके रिएक्शन जो करवाते हैं वो NaOH ऑब्लिक CaO, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडा लाइम, क्या बोलते हैं इसको, सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो ये यहाँ से CO2 को लिबरेट करा देता है, यानी कि यहाँ से मीथेन बन जाता है, और Na जो है वो रिएक्ट कर लेगा तो CO2 के साथ और बना लेगा NO2CO3। क्या बना लेगा, NO2CO3। तो मीथेन का भी प्रिपरेशन हो गया है, यहाँ से जो है मीथेन का भी प्रिपरेशन हो गया है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं, ठीक है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम साइड जा रहे हैं, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करते हैं हम लोग 35 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 35 जो हमको करना है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। व्हाई आर द कॉपर हैलाइड known as except that कॉपर आयोडाइड, ठीक है, कि कॉपर आयोडाइड को छोड़कर बाकी और कॉपर हाइलाइड एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि जो आपका कॉपर होगा वो किस फॉर्म में होगा, Cu2 पॉजिटिव में होगा, Cu जो होगा कॉपर वो Cu2 पॉजिटिव में होगा, और ये क्या करेगा, ये आयोडाइड को, आयोडाइड नहीं आई माइनस को ऑक्सीडाइज करा देगा, किसमें ऑक्सीडाइज करा देगा, I2 में, आयोडाइड को I2 में ऑक्सीडाइज करा देगा, ठीक है। Cu2 पॉजिटिव क्या करता है कि I माइनस को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कि CuI2 फॉर्म करने की बजाय ये I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, जिसकी वजह से कॉपर आयोडाइड नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why is the reduction potential of vanadium comparatively low, ठीक है, दोनों में हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, एंड दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका दिया हुआ है वैनेडियम 3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव का। सबसे पहले 2 पॉजिटिव के बारे में जो है समझते हैं। जो हमारा वैनेडियम होता है, स्कैंडियम सबसे पहले 21 22, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम और वैनेडियम 23, और वैनेडियम 23 जो होता है इसका अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो हो जाएगा 4s2 3d, ठीक है, क्या हो जाएगा 3d, अभी आप लोग बताएं फटाफट 3d क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 3d हो जाएगा इसका 3, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसे आप लोग लिख के ही देख लीजिए कि जो है कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले तो
वैनेडियम, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, यानी कि 23। वैनेडियम 23 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2, और जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे वो डी में ऐड कर देना। तो यहाँ पे कितना हो गया है, 10 हो गया है, और 2p सॉरी 3p6, ठीक है। तो ये हमारे 18 हो गए यहाँ तक। 18 के बाद ये हो गया 20, बचा 3d3, ठीक है। इस पे आते हैं और इस पे जो है बात करते हैं। तो जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये दो तरीके से स्प्लिट होते हैं, T2G फॉर्म और इजी फॉर्म में। तो जो T2G फॉर्म होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, और जो इजी फॉर्म होता है उसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं। यहां से अगर वैनेडियम 2 पॉजिटिव की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और बचेगा 3d3, और 3d3 के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। ये भी क्या हुआ है, T2G ऑर्बिटल हमारा हाफ फिल्ड हो गया है। तो हाफ फिल्ड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, यहां से अब इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान नहीं है, ठीक है। अगर बात करें V3 पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d2, और इसमें जो हमारा T2G लेवल हो जाएगा, इसमें जो T2G लेवल हो जाएगा उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हाफ फिल्ड होने की वजह से वैनेडियम का रिडक्शन पोटेंशियल जो है कंपैरेटिवली लो हो जाता है। किसकी वजह से, ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई HCl डज नॉट यूज फॉर पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन। पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन के लिए क्यों यूज नहीं करते हैं HCl को। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा जो है इसको समझते हैं कि क्यों यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो HCl में क्या है, हमारा Cl है, और KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, KMnO4, ये है KMnO4। यहाँ HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा। HCl को, KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, इसमें जो Cl HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, क्लोराइड में ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। ऐसे ले लेते हैं ऑक्सीडाइजेस, HCl को ऑक्सीडाइज कर देगा KMnO4 Cl2 में, जिसकी वजह से HCl को यूज नहीं करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के टाइट्रेशन के लिए। तो ये आपका ई सेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग इसके जो सॉल्यूशन को देख लीजिए। सॉल्यूशन देखने के बाद जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।